हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मौर्य वंश, और अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्यों के बाद और कौन कौन से वंश जो हुए जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। पेन पतला करने दीजिए 5। चलिए, मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य वंश के पतन के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो उसका सेनापति था और शुंग वंश की नींव रखी थी। चलिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। मौर्योत्तर काल आज का हम लोगों का टॉपिक है। ठीक है, चलिए यहाँ से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तेजस शिक्षा चैनल को, ताकि मुझे भी बूस्ट मिले। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान व ललित विस्तार, यही इस काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस काल की जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथों से मिलती है, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म ग्रंथ ही ज़्यादा प्रभावशाली थे। बौद्ध ग्रंथ वो भी कौन कौन से हैं? जैसे दिव्यावदान है, दिव्यावदान, फिर आपका ललित विस्तार, फिर आपका मंजूश्री कल्प। ये वैसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें बौद्ध काल मौर्योत्तर काल की हमें जानकारी मिलती है। और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे कि नागसेन की मिलीपंदाहो। ये किसकी बुक है? ये नागसेन की बुक है। इनसे भी हमें मौर्यों के बाद की जानकारी मिलती है। मिलीपंदाहो से हमें यूनानी शासक मीनांडर के बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में जानकारी मिलती है। जो मीनांडर था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मीनांडर एक शासक था। मीनांडर ये एक यूनानी शासक था जो बाहर से आया था। और फिर उसके बाद है कालिदास की मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम से हमें मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। मैं बुक्स और ऑथर की भी एक वीडियो आप लोगों को मुझसे से 2 दिन बाद स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में कवर करवा दूंगा। और उस बुक के बाद, उन सभी बुक के बाद और बाकी आपको कहीं से स्टैटिक जीके के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालविकाग्निमित्रम नाटक के रचयिता कालिदास हैं, जिससे हमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। अग्निमित्र, शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका उनकी महबूबा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करने दीजिए। और उसके बाद आपका अयोध्या शिलालेख से पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। अयोध्या शिलालेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग की, जिसने शुंगी वंश की स्थापना करी थी। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख को किसने लिखवाया था? अयोध्या शिलालेख को धनदेव लिखवाया था। ठीक है, फिर आपकी नेचुरल हिस्टोरी का प्रिलिमिनरी लिखी, मैंने पहली क्लास में बताई थी, उसमें भी हमें जानकारी मिल जाती है। फिर आपकी ज्योग्राफी, भूमध्य सागर के देशों के साथ व्यापार के बारे में जानकारी, ज्योग्राफी नामक की बुक लिखी टॉलमी ने, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। और फिर आपका नाना घाट अभिलेख, इंपॉर्टेंट है आपका नाना घाट अभिलेख। इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इससे हमें सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन, अभी इन वंश के बारे में भी हम लोग पूरा बाकायदे पढ़ेंगे। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, नाना घाट अभिलेख। और इसे किसने खुदवाया था? सातवाहन वंश की एक रानी थी, नागा नरिका ने इसे खुदवाया था। नागा नरिका ने खुदवाया था। ठीक है, और नासिक अभिलेख हैं, उसमें उसे किसने लिखवाया था? गौतम बलश्री ने लिखवाया था। नासिक अभिलेख से हमें, इन अभिलेखों से भी क्वेश्चन आया था। अभी आपके हाल ही में एक हरिसेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था कि हरिसेन से संबंधित अभिलेख कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का, उसके बारे में पूछ दिया था। वो किसमें? कांस्टेबल के एग्जाम में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? हरिसेन उसका उत्तर था। तो ये सब अभिलेख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब दायरा एग्जाम का बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को भी उस दायरे को बढ़ाना होगा। जो पुराने ढर रहे हैं उसी के ऊपर आप लोग तैयारी करेंगे तो कभी नहीं। इसको किसने लिखाया था? गौतम बलश्री ने। और गौतम बलश्री को ही हम लोग क्या कहते थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी, जो सातवाहन शासक थे, वो अपने नाम के साथ अपनी माँ का भी नाम यूज़ करते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये इसका पूरा नाम था, और इसे गौतम बलश्री के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर कनिष्क के रब तक अभिलेख से हमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? रब तक अभिलेख से हमें साकेत
कौशाम्बी, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र व चंपा जैसे तत्कालीन राज्यों के बारे में भी, तत्कालीन नगरों के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर आपका आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। किसी भी एग्ज़ाम का पिछले 3 साल का एग्ज़ाम का मोती पैटर्न उठा देख लीजिए, हाथी गुम्फा अभिलेख से ज़रूर पूछ दिया है। अभी अरे यार मिटाने दीजिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? राजा खारवेल के बारे में, उड़ीसा के राजा खारवेल, उड़ीसा के राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर भीतरी स्तंभ लेख से हमें, भीतरी स्तंभ लेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमें स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख। और एहोल अभिलेख से, एहोल स्तंभ लेख, एहोल स्तंभ लेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? पुलकेशन द्वितीय। यही पुलकेशन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। और पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था? पहला वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने हराया था। ये हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। फिर आपका पुराणों से भी जानकारी मिलती है। पुराणों में जो इक्ष्वाकु वंश था, इक्ष्वाकु वंश आप लोगों ने सुना होगा महाराजा राम का। इक्ष्वाकु वंश को पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय वंश, श्री पर्वतीय वंश कहा गया है, ठीक है, इक्ष्वाकु। और फिर उसके बाद आपका है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से भी हमें इस बार मौर्यों के बाद की जानकारी मिलती है, मगर उसका लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का ज्ञात नहीं है। और मौर्यों के पतन के बाद बैक्ट्रिया के शासक थियोडोटस ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। रुक जाइए, जब मौर्यों का पतन हो गया तो धीरे धीरे कई शासक जो थे, जैसे बैक्ट्रिया को, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था बैक्ट्रिया प्रदेश, तो उसको वहाँ का एक शासक था थियोडोटस, उसने अपने आप को मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया। थियोडोटस ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, घोषित कर दी। और फिर यही थियोडोटस जो था वो 250 ईसा पूर्व में, करीब 250 ईसा पूर्व में अपने आप को बेबीलोन से भी स्वतंत्र कर लेता है, बेबीलोन से भी स्वतंत्र हो जाता है, ये स्वतंत्र हो जाता है। थियोडोटस के बारे में पूछा जाता है, ठीक। बैक्ट्रिया प्रदेश किसको कहा जाता है? जो आज का अफगानिस्तान और समरकंद वाला इलाका है वही। और फिर उसके बाद थियोडोटस द्वितीय के बाद डेमेट्रियस ने भारत के पंजाब क्षेत्र पर हमला कर देता है। ये हिंद यवन शासक थे, ठीक है। थियोडोटस के बाद इसी वंश का डेमेट्रियस जो था, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 220 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व तक। ये क्या करता है? ये पंजाब प्रांत पर हमला कर देता है, पंजाब प्रांत पर हमला कर देता है, क्योंकि उधर से सबसे पहले पंजाब में पड़ता था। और हमला करने के बाद साकल को अपनी राजधानी बना लेता है। डेमेट्रियस जो था साकल को राजधानी बना लेता है। साकल मतलब सियालकोट, उस टाइम से साकल कहा जाता था। सियालकोट को राजधानी बना लेता है अपनी, ठीक है। और डेमेट्रियस ने यूनानी और खरोष्टी सिक्के चलाए। डेमेट्रियस ने कैसे सिक्के चलाए? यूनानी व खरोष्टी एंड यूनानी सिक्के चलाए, ठीक है। डेमेट्रियस के उत्तराधिकारी उसके नाम से वंश बनाते हैं, जो मूलतः हिंद यवन वंश थे। उसके बाद डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था। इस वंश का डेमेट्रियस के नाम से, इसके जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ थी इसके नाम से एक वंश बना देती हैं। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर था। मिनांडर का शासन कब तक था? 165 ईस्वी से लेके 145 ईस्वी तक, ठीक है। ये हिंद यवन शासक थे, ठीक है। और मिनांडर के बारे में ये मिलीपंदहु नागसेन द्वारा रचित जो थी वो मिलीपंदहु, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है मिनांडर के बारे में। फिर उसके बाद इसी डेमेट्रियस वंश की एक यूक्रेटाइस शाखा थी। हिंद यवन शासक कई शाखाओं में विभाजित हो गए थे। तो फिर उसके बाद एक यूक्रेटाइस शाखा थी, यूक्रेटाइस शाखा। इस वंश का यूक्रेटाइस शाखा जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला इनकी राजधानी बनी थी, तक्षशिला को राजधानी बनी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटिलियाकिट्स था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटिलियाकिट्स
ठीक है। एंटिलियाकिट्स इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजकर गरुड़ स्तंभ बनवाया था। एंटिलियाकस ने ही गरुड़ स्तंभ बनवाया था। गरुड़ स्तंभ क्यों बनवाया था? क्योंकि इन जो हिंद एवं शासक थे उनका झुकाव वैष्णव धर्म की तरफ हो गया था। गरुड़ स्तंभ किसे भेजकर अपने राजदूत को? हेलियोडोरस को भेज के गरुड़ स्तंभ बनवाया। ठीक है। गरुड़ स्तंभ से हमें हिंद एवं शासकों के भागवत धर्म के उपासक होने की जानकारी मिलती है कि ये जो जितने भी हिंद एवं शासक थे जो यूनान वगैरह से आए थे उन्होंने भागवत धर्म अपना लिया था। और फिर इसके बाद जो शक हैं वो 5 शाखाओं में भारत आए। और मध्य एशिया में जो देखिए ये आपका मध्य एशिया वाला जो पार्ट है वहाँ से 5 शाखाओं में, मध्य एशिया से 5 शाखाओं में आया था हिंद जो शक शासक थे, शक शासक आए 5 शाखाओं में आए। ठीक है। शकों की जो उत्तर क्षत्रप की इसमें से 3 ही हैं जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जानना। जो इनके उत्तर क्षत्रप की राजधानी क्या थी? पहले थे उत्तर क्षत्रप की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला व मथुरा। कुछ जो हिंद एवं शासक जो शकों के रूप में आए वो किसमें कहाँ बसे? तक्षशिला में बसे और मथुरा में बसे। ठीक है। फिर इनकी दक्षिण छत्रक मतलब भाग समझ लीजिए। ठीक है। इन 5 शाखाओं को छत्रक कहा जाता था। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी नासिक एंड उज्जैन महाराष्ट्र में, नासिक और उज्जैन महाराष्ट्र और एमपी मध्य प्रदेश में। और बाकी के जो छत्रक थे वो अफगानिस्तान व ईरान में अपना राज फैलाए। अफगानिस्तान एंड ईरान में अपना इन्होंने राज फैलाया। ठीक है। एक आप लोगों ने अटल जी की एक बहुत ही फेमस भाषण सुना होगा कि एक बार जब वो अफगानिस्तान गए तो वहाँ पे कनिष्क का एक होटल था, कनिष्क होटल नाम था उस होटल का। तो वहाँ से पूछा अटल जी ने कि ये इस होटल का नाम कनिष्क क्यों रखा हुआ है? तो वहाँ पे वो जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था उसने कहा कि कनिष्क हमारा पूर्वज था। तो अटल जी कहे कनिष्क तुम्हारा पूर्वज था, कनिष्क हमारा भी पूर्वज था, यानी कि हम दोनों के पूर्वज एक ही हैं। तो वो उन शक शासकों के संदर्भ में बात कर रहे थे। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं तक्षशिला के शकों का प्रथम राजा कौन था? माउस। तक्षशिला के शकों का प्रथम राजा कौन था? माउस, चूहा वाला माउस ही। माउस इसका शासन कब से कब तक था? 20वीं सदी से लेके 20वीं ईस्वी से लेके 22 ईस्वी तक 2 साल तक का शासन था। फिर मथुरा के शकों का सबसे पहला शासन मालवा पर था। इनका सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य था। और इसी ने क्या किया था? विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। ये मथुरा देखिए, मथुरा के शकों का सबसे पहले शासन कहाँ था? मथुरा के शकों का शासन सबसे पहले कहाँ बना? मालवा वाले प्रदेश पर बना। और इन्हीं में से, ठीक है, जो उज्जैन में इनका शासक था उसने अपनी फॉलो इज विक्ट्री ओवर सका मालवा के ऊपर शासक था। और इन्हीं जो मालवा के शासकों को एक उज्जैन का प्रतापी शासक था उसने हराया था। तो उसने क्या की? विक्रमी संवत की शुरुआत करी। ठीक है। उसने मालवा के ऊपर शासन था तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन्हें हरा दिया। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन्हें हराया। और जब हरा दिया तो उनको हराने के उपलक्ष्य में ही 57 ईसा पूर्व में हरा दिया। मथुरा के जब इन मालवा पे आक्रमण किया शकों ने तो इन्हीं के एक उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, इसने शकों को हराया और 57 ईस्वी में विक्रमी संवत की शुरुआत करी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। ठीक है। और विक्रमी संवत को मालव संवत भी कहा जाता है इसीलिए। और मथुरा के शकों का पहला राजा कौन था? राजाउल था। मथुरा के शकों का पहला राजा, तक्षशिला के शकों का पहला राजा माउस था और इनका माउल था। मथुरा के शकों का पहला राजा शक थे उनका पहला राजा। ठीक है। और नासिक के शकों का सबसे प्रतापी शासक भूमक और नहपान। नासिक के शकों का सबसे प्रतापी शासक, पहला नहीं सबसे प्रतापी कौन थे? नहपान थे, राजा नहपान। और दूसरा था भूमक। केवल यही आप लोगों से पूछता है कि सबसे प्रतापी शासक कौन थे शकों के बारे में, या शकों किसने हराया था? तो विक्रमादित्य, उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने हराया था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत की शुरुआत करी। बार शक संवत आ रहा है। फिर हम इतना आपका हो गया। फिर आपका आता है नहपान ने अपनी राजधानी भरूच
शकों के सबसे प्रतापी शासक भूमक और नहपान थे। उसके बाद आपका नहपान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। लेकिन नहपान जो था, नहपान ने 119 ईस्वी से लेकर कब तक शासन किया? 124 ईस्वी तक, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी भरूच के पास भिन्न नगर को बसाया। इसने भरूच के पास, गुजरात के भरूच के पास भिन्न नामक एक नगर बसाया और उसी को अपनी राजधानी बनाया। और नहपान ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की? नहपान ने गुजरात पर भी विजय प्राप्त की, गुजरात पर भी, फिर उसके बाद मालवा पर भी विजय प्राप्त की, और मालवा के बाद फिर पूना पर भी विजय प्राप्त करी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए, उज्जैन के शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? रुद्रदामन। उज्जैन, ये शक जो आए थे ये अलग अलग शाखाओं में बढ़ गए थे, तो इनमें हर एक शाखा का एक अलग अपना होता है। उज्जैन के शकों का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन बना? रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम बना, ठीक है। अब रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। इसके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अभिलेख से हमें रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। रुद्रदामन के समय जूनागढ़ का राज्यपाल सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। जो इसका राज्यपाल था, राज्यपाल उसने क्या किया? राज्यपाल कौन था इसका? सुविशाख, सुविशाख। और सुविशाख ने क्या कराया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदामन के काठियावाड़ अभिलेख से हमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता भी है। इसकी कहाँ से? काठियावाड़ी अभिलेख से। काठियावाड़ अभिलेख से हमें, रुद्रदामन के काठियावाड़ अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें मिलता है। और अंतिम शक शासक, अब इतना शक शासक हो गया, अब शक शासक एकदम अंत आ गया। अब इनमें अंतिम शक शासक जो था, सबसे अंतिम शक शासक, शकों का सबसे अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। ये सब हिंद यवन शासक थे, मगर इन्होंने भागवत धर्म अपना लिया था, देख रहे हैं। फिर इन्होंने नाम भी अपना यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही रखना शुरू कर दिया। ये अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय हुए। फिर उसके बाद आपका जो परथियाई आए, परथियाई जो क्या थे? ये पहलव वंश के, मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे। परथियाई किन्हें कहा जाता है? पहलव वंश के लोगों को, पहलव वंश, इसे पहलव वंश भी कहते हैं, पहलव वंश के भी नाम से जानते हैं। ये मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे, ठीक है। और पहलव वंश का सबसे पहला प्रतापी शासक गोडो फर्नीज था। पहला प्रतापी शासक गोडो फर्नीज। पहलव वंश के बारे में हम लोग एकदम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, मगर अभी नहीं। गोडो फर्नीज था। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजधानी इसने बनाया था तक्षशिला को। राजधानी बनाया अपनी तक्षशिला, तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया था। और गोडो फर्नीज के बारे में पेशावर से प्राप्त तख्ते बही अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। तख्ते बही अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं मौर्यों के बाद मगध पर किसका शासक हुआ? शुंग वंश का, शुंग वंश का शासन हुआ। आइए हम लोग शुंग वंश के बारे में देख लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह बृहद्रथ था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना करी। ये मौर्य साम्राज्य का सेनापति था पहले, पुष्यमित्र शुंग। इसी ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। क्यों हत्या करी? क्योंकि ये थोड़ा ब्राह्मणवादी किस्म का इंसान था, ठीक है। और धीरे धीरे बौद्धों का प्रभाव मौर्य वंश के कारण बढ़ता ही जा रहा था। और इसका मानना था कि बौद्ध जो है वो यूनानी और ग्रीक लोगों को पनाह दे रहे हैं, जिससे वे एक दिन मगध पर हमला कर सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर बृहद्रथ कमजोर शासक था और इति का नाम, इसको मौका मिला, इसने शासन पलट दिया। बाकी ऐसा कुछ ही नहीं था। कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो राज्य के लिए चाहे देश के लिए कुछ इति करता। हर कोई अपने अपने वंश के लिए और अपना नाम बढ़ाने के लिए करता था। शुंग वंश का शासन कब से कब तक था? 185 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व मौर्यों का पतन हो गया, से लेकर 75 ईसा पूर्व तक। सब इतिहासकार, तत्कालीन इतिहासकार अपना राज्य में बढ़िया पोजीशन पाने के लिए राजा कहने पर जौन मन तो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, तो बात अलग है। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है। और अयोध्या अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध यज्ञ कहाँ से? अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से हमें इसके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी। शुंग वंश कैसा वंश था? ये ब्राह्मण वंश था।
ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और इसी कारण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पतंजलि थे वो इसी के दरबार में थे। पतंजलि इसी के दरबार में थे, दरबारी पुरोहित थे पतंजलि। रामदेव बाबा वाली पतंजलि नहीं। और इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क भी कहा जाता है। इसे बौद्ध उत्पीड़क, मतलब बौद्धों को बहुत ही प्रताड़ना दी थी इसने, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अशोककालीन सांची स्तूप पर वेदिका भी बनवाई थी। इसी ने पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा निर्मित पुष्यमित्र ने अशोक के द्वारा निर्मित अशोककालीन सांची स्तूप जो है, स्तूप बौद्धों में बनाया जाता था। स्तूप पर वेदिका बनवाई थी। सांची स्तूप पर वेदिका का निर्माण कराया था। वेदिका का निर्माण इसने बौद्धों के लिए भी थोड़ा बहुत काम किया था ताकि विद्रोह न भड़क जाए। और इसने क्या कराया था बौद्धों के लिए? भरभूत स्तूप का निर्माण कराया था। भरभूत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया। पहले उसे हमला करके तोड़ा, फिर उसको वापस से निर्माण करवा दिया ताकि कहीं विद्रोह न मच जाए, क्योंकि आम जनता धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपना चुकी थी। बौद्ध धर्म काफ़ी हावी हो चुका था मौर्य काल में। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। और भरभूत का स्तूप कहाँ पे है? सतना जिला एमपी में है। शुंग वंश के शासक जो है अग्निमित्र के बारे में मालविकाग्निमित्रम से जानकारी मिलती है। मैंने पीछे ही बताया। और अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन बना? अग्निमित्र शासक बना, अग्निमित्र। और अग्निमित्र के बाद कौन शासक बना? अग्निमित्र के बाद आपका शासक बना वसुमित्र। मालविकाग्निमित्रम से जो है कालिदास द्वारा रचित है, उससे अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। और अग्निमित्र के बाद वसुमित्र शासक बना। और वसुमित्र के समय ही यवन आक्रमण हुआ। इसी के समय यवन आक्रमण आए। यवन आक्रमण मतलब यूनान की तरफ से आक्रमण हुआ था। ठीक है, और वसुमित्र के बाद कौन शासक बना? वज्रमित्र। वसुमित्र के बाद वज्रमित्र शासक बना। ठीक है, और वज्रमित्र के बाद कौन बना? भागभद्र। ठीक है, इनकी यही एक कुंडली है शुंग वंश की। और भागभद्र के समय ही एंटियोलकस ने गरुड़ स्तंभ बनवाया था। भागभद्र के समय ही अपने उसको क्या कहते हैं भेजकर, भागभद्र के गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस को भेजा था। ठीक है, एंटिलियाकस ने। और शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक शुंग वंश का, इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, देवभूति की हत्या उसके सेनापति वासुदेव कन्नव ने कर दी। इसकी हत्या जो थी, देवभूति की हत्या किसने करी? हत्या इसकी करी थी वासुदेव कन्नव ने। और किस वंश की नींव रखी? कन्नव वंश की। वासुदेव कन्नव ने हत्या कर कन्नव वंश की नींव रखी। कन्नव वंश की नींव रखी। ठीक है, इस वंश का सबसे पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। सबसे अंतिम शासक देवभूति हुआ। ठीक है, और भागभद्र के समय ही सीरिया के शासक एंटिलियोकस ने हेलियोडोरस को भेजकर गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था भागभद्र के समय। आप लोग इस बात को नोट रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कन्नव वंश। कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट देख लेता हूँ। इसके संस्थापक थे वासुदेव। और इसमें 4 शासक हुए। कन्नव वंश में कुल टोटल 4 शासक हुए। 4 शासकों में पहले थे आपके वासुदेव, फिर आपका थे भूमिमित्र, फिर था नारायण, और फिर आपका हुआ सुदर्शन, और अंतिम में जाके आपका हुआ सुशर्मन। ठीक है, अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या उसके सेनापति सिमुख ने करी। मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्र था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करी। पुष्यमित्र का सबसे अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या उसके सेनापति वासुदेव ने करी। और कन्नव वंश की नींव रखी। और कन्नव वंश का सबसे अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या देख रहे सेनापति इति का नाम हत्या कर दे रहा है। सेना के ऊपर भरोसा दे दिया, कहा जाओ सेना संभालो, सेनापति राजा बनने के चक्कर में सेनापति सिमुख ने हत्या कर दी। सुशर्मन की हत्या सिमुख ने करी। जैसा बोए वैसा काटो। सुशर्मन की हत्या किसने करी? सिमुख ने करी। और सिमुख ने किस वंश की स्थापना करी? सिमुख ने करी। और सातवाहन वंश की नींव रखी। इसका भी वही हाल होगा। सातवाहन वंश की केवल ताक में बैठे रहते थे राजा कि कहाँ किसका मूड़ी मिले और कहाँ काटे। सातवाहन वंश की नींव रखी। ठीक है, और भारतीय शासकों में ये एक ट्रेंड देखने को मिला है कि ये इनके अंदर थोड़ा था, क्या कहते हैं, ईगो।
वैसे उसके बारे में बहुत बेकार कहावत है मेरे मन में, मगर मैं उसे बोलूँगा नहीं, ये क्लास है। अब देखिए चलिए हम लोग सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं। सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इसका संस्थापक, इस वंश का संस्थापक था सिमुक, ठीक है। और सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान या पैठन जिसे कहा जाता था, प्रतिष्ठान थी, ठीक है। प्रतिष्ठान। पुराणों में इन्हें आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है, परंतु अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। पुराणों में इनको ही क्या कहा गया है? सातवाहन कहा गया, आंध्र सातवाहन। पुराणों में इन्हें किस नाम से बताया गया है? आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन। और हाँ, सातवाहन वंश का चलिए अभी काल हम लोग बाद में देख लेंगे। पुराणों में आंध्र सातवाहन और अभिलेखों में क्या बताया गया है? सातवाहन कहा गया है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका समय था 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी, यानी कि अच्छा खासा समय था, करीब 250 साल, 200 सालों के करीब में इनका शासन था, ठीक है, आंध्र सातवाहन। और फिर उसके बाद आपका सातवाहन शासकों का शासन कहाँ तक था? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश तक था। मगध से लेकर महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश तक था, इसीलिए इनको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश तक था। अब देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। तो जाइए, सबसे प्रतापी शासक प्रतापी कौन था? सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम जो था, इसने अश्वमेध व राजसूय यज्ञ भी किया था। इसने कौन से यज्ञ किए थे? अश्वमेध एंड राजसूय यज्ञ। इन यज्ञों के बारे में मैंने आपको वैदिक काल में बताया है, ठीक है। सातकर्णी प्रथम के बारे में हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? नानाघाट अभिलेख से। इसके बारे में जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलती है। नानाघाट अभिलेख से सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है, अभिलेख से। और इस अभिलेख को खुदवाया किसने था? इसको खुदवाया था रानी नागानिका ने। नागानिका ने, सातकर्णी की मेहरारू उसकी थी, बीवी थी, उसने इसे खुदवाया था। सातकर्णी प्रथम के बाद कौन शासक बना? हाल बना। हाल, इसका नाम ही हाल था। हाल ने किसकी रचना करी थी? गाथा सप्तशती की। गाथा सप्तशती की रचना हाल ने करी। और हाल के शासनकाल में गुणाढ़ ने बृहद कथाकोश की रचना करी थी। गुणाढ़ इसी के दरबारी कवि था। गुणाढ़, किसकी रचना गुणाढ़ ने करी थी? बृहद कथाकोश, बृहद कथाकोश की रचना करी थी। और फिर उसके बाद संवर्मन ने इसके समय में कातंत्र लिखा था। संवर्मन ने इसके समय में क्या लिखा था? कातंत्र नामक ग्रंथ, कातंत्र। और हाल के बाद कौन सा? इसके हाल के बारे में केवल यही जानने वाली बात है कि इसने गाथा सप्तशती की रचना करी थी, यही इसके समय में आता है। और गुणाढ़ इसका दरबारी कविता, उसने बृहद कथाकोश की रचना करी, और संवर्मन ने कातंत्र की रचना करी। इससे ज़्यादा हाल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हाल का ज़्यादा हाल चाल नहीं पूछना चाहिए। और हाल के बाद कौन शासक बना? गौतमी पुत्र सातकर्णी। हाल के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी, देखिए इनकी एक खासियत थी कि ये अपने नाम के साथ अपनी माँ का भी नाम इस्तेमाल करते थे। गौतमी इसकी माता थी और इसका नाम सातकर्णी था, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम बलश्री था। इसकी जो माता थी, माता का नाम बलश्री था, जिन्हें गौतमी भी कहा जाता था, ठीक है। और उनके द्वारा लिखवाए गए नासिक अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, और इस बात की जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नासिक अभिलेख में ही इसे क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण अभिलेख। नासिक अभिलेख अद्वितीय ब्राह्मण बताया गया है, कि मतलब इसके जैसा दूसरा ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। और नासिक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान पर विजय प्राप्त करी थी। इसने किसे हराया था? शक शासक नहपान पर विजय प्राप्त करी थी। पीछे मैंने बताया था ना कि शक शासक नहपान पर विजय प्राप्त करी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद कौन बना? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद बना वशिष्ठी पुत्र। वशिष्ठी माता थी और वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी तो लिखते ही थे, वशिष्ठी पुत्र
सातकर्णी। वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है पुलवामी। कुछ टाइम इसे पुलवामी के नाम से भी जानते थे, पुलवामी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, पुलवामी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था। जूनागढ़ के अभिलेख से भी मिलता है। इसमें सातवाहन शासक रुद्रदामन ने, रुक जाइए, जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, अभिलेख से, कि रुद्रदामन ने पुलवामी को 2 बार पराजित किया था। पुलवामी को 2 बार पराजित किया रुद्रदामन ने, विजय प्राप्त करी थी सातवाहन शासकों पर। और परंतु रुद्रदामन ने क्या किया था? रुद्रदामन ने अपनी पुत्री की शादी वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी के बड़े भाई शिव श्री सातकर्णी से कर दी थी। और रुद्रदामन ने विजय के बाद भी, कि विजय तो हो गई मगर शासक अच्छे हैं, राजकाज अच्छा चल रहा है, तो इसने अपनी बेटी की शादी, दामन ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? अपनी बेटी की शादी शिव श्री सातकर्णी से कर दी। इसी का बड़ा भाई था, पुलवामी का बड़ा भाई था। ठीक है, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी का बड़ा भाई शिव श्री सातकर्णी। और वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी यानी पुलवामी के बाद कौन शासक बना? यज्ञ श्री सातकर्णी। पुलवामी जिसे कहा जाता था, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी को पुलवामी कहते थे ना, तो पुलवामी के बाद कौन शासक बना? पुलवामी के साथ बाद अपना शासक बना यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, और ये अंतिम प्रतापी शासक था, मतलब इसके बाद पतन होना शुरू हो जाएगा। जहाँ अंतिम प्रतापी शासक समझिए वहाँ उस वंश का खत्म है। अंतिम प्रतापी शासक था ये। ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर किसका चित्र मिलता है हमें? इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र मिलता है। सिक्कों पर जलयान का चित्र मिलता है, यानी कि ये, इससे ये पता चलता है कि ये दूर देश के देशों में समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे। सिक्कों पर जलयान का चित्र मिलता है। फिर उसके बाद है आपका यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद और भी कई छोटे मोटे शासक आए, मगर इसमें सबसे घोंचू शासक हुआ सातवाहन वंश में विजय श्री सातकर्णी। विजय श्री सातकर्णी ये इस वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ। क्यों? क्योंकि इसके समय इसका शासन कब से कब तक था? 152 ईस्वी से लेकर 181 ईस्वी तक। और इसके समय दक्षिण में जो थे अनेक जो सातवाहनों के थे सामंत थे, अनेक सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। चेल, चोर, पांड्य, कन्नौज, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, किसी लेक्चर में आपको साउथ इंडिया के जो राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ा दूंगा। अनेक सामंतों ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, स्वतंत्रता घोषित करी, दक्षिण भारत में घोषित कर दी। और उसके बाद स्वतंत्र तो हो ही गए, 225 घींचते 225 ईस्वी के आसपास सातवाहन वंश का अंत हो गया। के आसपास सातवाहन वंश का अंत हो गया। सातवाहन डुबा देते हैं लोग नाम खानदानों का, बहुत ही फेमस एक थी, सुना होगा आप लोगों ने शायरी, सातवाहन। हमारे आज के तत्कालीन जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सुरेश खन्ना जी, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव को, लोग डुबा देते हैं खानदानों का, और कई लोगों के नाम से गाँव का नाम चलता है। उसी तरीके से 225 ईस्वी के आसपास सातवाहन वंश का अंत हो गया। चलिए, इन सब का अंत तो हो गया। फिर धीरे धीरे जाके कई बीच में थोड़े मोटे शासक हुए, छोटे मोटे, फिर अंतिम में जाकर 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना। तो गुप्त वंश की स्थापना से पहले हम लोग देख लेते हैं कुषाण वंश, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आ जाता है आप लोगों का। अब हम लोग देख लेते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश का शासन कब से कब तक था? कुषाण वंश का शासक जो था वो 30 ईस्वी से लेकर, मेरे घर के पास ही एक नरहन नाम का टीला है, वहाँ पे ताम्रपाषाणकालीन स्थल और कुषाणकालीन स्थल, कुषाणकालीन गोदी यानी पोर्ट मिला है सरयू नदी के किनारे। 232 यानी कुषाणों का शासक मेरे गांव तक था। कुषाण वंश 30 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक। कुषाण कहाँ से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया की यूची जनजाति से थे। ये मध्य एशिया की यूची जनजाति से, और यूची जनजाति कहाँ की थी? चीन की थी। ये चीन से आए हुए थे। ठीक है, और इन्होंने चीन से ये लोग आए तिब्बत में से आए बैक्ट्रिया आपका समरकंद और अफगानिस्तान वाला इलाका, फिर उसके बाद बैक्ट्रिया से परथिया होते हुए पंजाब के रास्ते ये भारत में आ गए थे। और भारत में कुषाण वंश की नींव किसने डाली थी? कुषाण वंश की नींव डाली थी कुजुल कडफिसेस ने। संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए थे। इसने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए।
उससे पहले भारत में तांबे के सिक्के किसने नहीं चलाए थे? सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। सर्वप्रथम तांबे के भी सिक्के चलाए और सर्वप्रथम ही सबसे पहले सोने के सिक्के भी चलाए। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलाए थे? तो गुप्त वंश के शासक ने, समुद्रगुप्त के समय चले थे। मगर सबसे पहले किसने शुरू किए थे? तो कुषाण वंश में कुजुल कड़फिसेस ने सोने के सिक्के भी चलाए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला कुषाण वंश का कुजुल कड़फिसेस ही था, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका तांबे के सिक्के भी चलाने वाला कुजुल कड़फिसेस ही था, यानी कुषाण वंश के लोगों ने चलाए थे। और कुजुल कड़फिसेस के बाद कौन शासक बना? भीम कड़फिसेस। एक्चुअली भीम कड़फिसेस और कुजुल कड़फिसेस दोनों के संक्रमण काल के दौरान ही ये चला था। तो भीम कड़फिसेस भी अगर दिया हो तो उसे भी आप लोग देख लीजिए। कुजुल कड़फिसेस के बाद भीम कड़फिसेस शासक बना। और भीम कड़फिसेस ने किस तरीके के सिक्के चलाए? भीम पेज ऊपर करने दीजिए। भीम कड़फिसेस ने शिव व नंदी के छाप के सिक्के चलाए। कुछ इसलिए कि भाई विद्रोह ना हो, कुछ ये इतिका नाम शैव मत अनुयायी भी होने वाले थे। तो इनसे क्या प्रमाण मिलता है? शिव व नंदी छाप के सिक्के चलाए थे भीम कड़फिसेस ने। इससे क्या पता चलता है कि कुछ तो उन्होंने सिक्के चलाए थे शिव और नंदी को छाप के कि विद्रोह न मच जाए, क्योंकि ये बाहर से आए हुए थे। और कुछ इसलिए समय चलाए क्योंकि इनका शैव मत की तरफ झुकाव होने लगा था। और भीम कड़फिसेस के बाद कौन शासक बना? कनिष्क शासक बना, ठीक है। कनिष्क के बारे में टीका नाम में अटल जी ने जिक्र किया था अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से कि ये आपका और हमारा दोनों का पूर्वज है कनिष्क। कनिष्क ने किसको राजधानी बनाया था? अपनी कनिष्क ने राजधानी बनाई पुरुषपुर को किस नाम से जानते हैं? पुरुषपुर को हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं। पेशावर को इसने राजधानी बनाई थी, ठीक है। और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। अपने राज्यारोहण के जब हुआ था तो इसने कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसने शक संवत की शुरुआत करी, शक संवत, ठीक है। और भारत सरकार जो है वो विक्रमी संवत को नहीं मानती है, शक संवत को मानती है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, शक संवत को माना जाता है। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडलवन में आयोजित करी। फोर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित करी। कनिष्क ने 81 ईस्वी में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख भी खुदवाया। शासक बना 78 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ और उसी समय इसने शक संवत की शुरुआत करी। और शक संवत शुरू करवाने के बाद 81 ईस्वी में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख भी खुदवाया। बौद्ध प्रतिमा यानी प्रतिमाओं को सीधा इतिका नाम अभिलेख के रूप में स्थापित कर देता था, ये अभिलेख खुदवाया, ठीक है। कनिष्क ने गांधार शैली का प्रचलन करवाया। इससे भारतीय और यूनानी संस्कृति का मिश्रण होता है। इसमें स्लेटी पत्थरों का उपयोग होता था। और सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा इंडिया में सबसे पहले बनी थी। और जो अफगानिस्तान का जो आपका बुद्ध जिसे तालिबानियों ने उड़ा दिया था, अफगानिस्तान में एक बुद्ध की प्रतिमा थी, वो कनिष्क ने बनवाया था। और कनिष्क ने किस शैली का प्रचलन किया? गांधार शैली का। मूर्तिकला में गांधार मूर्तिकला का प्रचलन किया, ठीक है। गांधार मूर्तिकला में कुछ मतलब जो हाथ थे वो कुछ ज़्यादा ही निखर कर आते थे और इसे स्लेटी पत्थरों का उपयोग होता था। गांधार कला में बुद्ध व हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ यूनान के देवता अपोलो से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी। पहले मूर्तियों का ऐसा था नहीं ट्रेंड इंडिया में। अब हर जगह स्टैचू ऑफ यूनिटी तो दुकान तमाम तरीके की मूर्तियाँ बनती जा रही थी। वहाँ मूर्तियों की प्रेरणा अपोलो से ली थी, यूनानी देवता था। और कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के 124 ग्रेन के सिक्के चलाए थे। कनिष्क ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए 124 ग्रेन का शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और कनिष्क ने सिल्क रूट जो था, आज का जो देखते हैं सिल्क रूट पे, उस पर भी आधिपत्य जमा लिया था। चाइना का जो सिल्क रूट है, बड़ा न्यूज़ में रहता है, चाइना वापस से सिल्क रूट वही बना रहा है। सिल्क रूट व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा साधन था जो चाइना को इंडिया से और बाकी मध्य एशिया और फिर अरब देशों से जोड़ता था। और उसी को चाइना फिर से दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहा है पाकिस्तान के रास्ते, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में। और बाल विवाह की जो प्रथा थी ये कुषाण काल में शुरू हुई। इस काल में बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में ही शुरू हुई थी, क्योंकि ये प्रथा चीन में सबसे पहले आई थी। और चीनी जनरल जो था पान झाओ ने कनिष्क को हराया था। जब ये अपना शासन यहाँ भारत पर जमा लेता है तो ये चीन पर ही हमला कर देता है और वहाँ का जो चीनी जनरल था उसने इसे हरा दिया था। हालांकि ये कनिष्क खुद चीन का था, लेकिन इसने चीन और भारत दोनों को एक करने के लिए चीन पर ही हमला किया। और वहाँ पर चीनी जनरल कौन था? पान चाऊ ने इसे हरा दिया। जिसके बाद इसका जो शासन था वो पीर पंजाल के इधर ही रहता था, कश्मीर के इस साइड ही। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से लोग थे? इसके दरबार में बहुत फेमस लोग थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे, फिर आपके वसुमित्र थे, वसुमित्र के बाद चरक थे।
चरक भारतीय चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, चरक। और फिर उसके बाद भारतीय चिकित्सा के न केवल बल्कि नैतिका नाम है वो पहले शल्य चिकित्सक भी माने जाते हैं, पहले ऑपरेशन करने वाले सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी चरक नहीं करी थी, नागार्जुन। ऐसे लोग थे। चरक जो हैं शल्य चिकित्सा के जनक हैं और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, शल्य चिकित्सा के जनक। इन दरबारियों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन। ठीक है। कनिष्क का उत्तराधिकारी, चलिए अब आगे देखते हैं। कनिष्क के बारे में केवल इतना जानना था, अब कनिष्क के उत्तराधिकारी देखते हैं। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन बना? वशिष्ठ। अरे यार, वशिष्ठ, कनिष्क का बेटा वशिष्ठ। वशिष्ठ का शासन कब से कब तक था? 102 ईस्वी से लेकर 106 ईस्वी तक। ठीक है। और फिर उसके बाद हुविष्क बना। हुविष्क का शासन कब से कब तक था? 106 ईस्वी से लेकर 114 ईस्वी तक। और फिर उसके बाद बना वासुदेव। हुविष्क के बाद वासुदेव बना, वासुदेव। और ये कुषाण वंश का अंतिम शासक बना, ये अंतिम शासक था वासुदेव, अंतिम शासक। और हुविष्क ने चतुर्भुजी ब्रह्मा के सिक्के जारी किए थे। हुविष्क ने चतुर्भुजी, देख रहे हैं ये सब थे चाइनीज, आए थे इतनी का नाम हिंद यमन बन के, उधर के रास्ते से, तिब्बत के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया। और संस्कृति कहाँ की अपना ली? भारत की। भारत की संस्कृति है ही ऐसी कि कोई भी आए किसी को भी अपने मिला लेती है। चतुर्भुजी ब्रह्मा के सिक्के जारी करवाता है ये। ठीक है। और वासुदेव ने किस तरह के सिक्के जारी कराए थे? वासुदेव ने विष्णु व शिव के सिक्के जारी कराए, विष्णु व शिव के सिक्के जारी कराए, शिव छपे हुए सिक्के जारी कराए। मतलब कुल मिला के ये सब स्वमतानुयायी हो गए थे। ठीक है। और यहीं पे हम लोगों का लेक्चर होता है ख़त्म। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और कोई भी सजेशन हो या कमेंट हो तो बताना मत भूलिएगा। ठीक है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।